हम लोग जो पहले कल टॉपिक साउंड का देख रहे थे उसमें क्या देखे थे, कहाँ तक हुआ था? आवृत्ति कंप्लीट किए थे। आवृत्ति के आधार पर 3 भागों में बांटे थे उसको। पहला अपश्रव्य, पराश्रव्य और श्रव्य तरंग, ये 3 भाग में उसको बांट चुके हैं। हम लोग कौन से तरंग को सुन सकते हैं? श्रव्य, पराश्रव्य, अपश्रव्य। श्रव्य कहाँ से कहाँ तक है उसकी आवृत्ति? 20,000 हर्ट्ज से, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000। आज जो हम लोग टॉपिक देखने जा रहे हैं वो है ध्वनि की चाल। ध्वनि की चाल, इसके पहले हम लोग प्रकाश में भी देखे थे। ये ध्वनि की चाल टॉपिक जो देखने जा रहे हैं, पहले आपको सेगमेंट बांट दिए कि ध्वनि में कहाँ कहाँ से सवाल आते हैं। सबसे पहले तरंग को बांटे थे, तरंग में क्या आ सकते हैं, फिर चाल में क्या आ सकते हैं, चाल का क्या, चाल पर क्या प्रभाव है अन्य चीजों का, वो देखेंगे। तो इस आधार में जो हमारा सेकेंड पार्ट है वो है ध्वनि की चाल। तो ध्वनि की चाल, जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि हर माध्यम में क्या है, ध्वनि की चाल अलग अलग है। ऐसा तो है नहीं कि हर एक माध्यम में ध्वनि की चाल सेम उसी स्पीड से जाएगी। हर माध्यम में इसकी चाल क्या होती है, अलग होती है। तो ये सबसे पहले बताया था न्यूटन ने। न्यूटन ने बताया था कि ध्वनि की चाल जो है जनरली वो 2 चीजों पर निर्भर करती है। वो निर्भर करती है आपको P/D, जिसमें से P उन्होंने बताया था कि किसी भी वस्तु की प्रत्यास्थता को, या तो प्रत्यास्थता पे निर्भर करती है, और D मतलब घनत्व पे निर्भर करती है। और ये किन्होंने बताया था? न्यूटन। तो सबसे पहली बार जब ध्वनि की चाल की चर्चा आती है तो वो न्यूटन का नाम आता है, और न्यूटन ने ध्वनि की चाल बताया √P/D, जहां P जो है प्रत्यास्था है और D यहाँ पे घनत्व को दर्शाता है। लेकिन जब इस आधार पे ध्वनि की चाल निकाली गई तो वो 280 मीटर पर सेकेंड वायु में आती है, जो कि गलत है। हम लोग को पता है कि वायु में कितनी होती है, 332 मीटर पर सेकेंड होती है वायु में ध्वनि की गति। लेकिन जब न्यूटन ने इस सूत्र से निकाला जो है √P/D, उससे कितना आया, 280 मीटर पर सेकेंड, जो कि जो आजकल प्रैक्टिकल है, जो रियल है, वो डाटा क्या है, 332। तो ये तो बिल्कुल गलत ही था। तो इसलिए इसके बाद एक आदमी आते हैं, और ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है लाप्लास। इसको लाप्लास सुधार के नाम से जानते हैं कि लाप्लास ने इस त्रुटि को सुधारा, और उन्होंने बताया कि ध्वनि की जो चाल है वो √P/D पे डिपेंड करती है। P/D, जहां P को उन्होंने प्रत्यास्था रखा और D यहाँ घनत्व ही था, लेकिन एक गामा को उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। हमारे लिए गामा उतना ज्यादा वो टॉपिक में आने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी समझ लेते हैं। ये जनरली क्या है कि स्थिर प्रेशर पर, स्थिर यहाँ दाब पर विशिष्ट उष्मा, और ये है स्थिर आयतन पर विशिष्ट उष्मा। स्थिर आयतन पर विशिष्ट उष्मा। तो अगर हम स्थिर दाब पे और स्थिर आयतन पे विशिष्ट उष्मा का अनुपात निकाले तो वही हमें गामा का मान निकलेगा, और उसको पुट करने के बाद जब हम ध्वनि का वेग निकालेंगे, ये हर पदार्थ के लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे वायु के लिए अलग होगा, जल के लिए अलग होगा, अल्कोहल के लिए अलग। तो अब यहाँ 3 चीजों पे डिपेंड करने लगा। एक तो प्रत्यास्था पे कर ही रहा है, दूसरा घनत्व पे कर रहा है, और तीसरा यहाँ ये गामा पे डिपेंड करता है, जो किसका अनुपात है, घनत्व विशिष्ट उष्मा का अनुपात है, लेकिन स्थिर दाब पे और स्थिर आयतन पे। और इस आधार पे हम निकाल सकते हैं। और जब यहाँ निकाला गया तो फिर आता है हमें वायु का कितना, 332 मीटर पर सेकेंड, जो कि बिल्कुल ही प्रायोगिक से भी सही था। जो हम लोग आजकल अप्लाई करते हैं वो भी कितना है, 332 ही है। तो ये 2 चीज ध्वनि की चाल से जब भी सवाल आते हैं, एकदम शॉर्ट में बांटना पड़ेगा, उतना लंबा कोई स्टोरी नहीं है। 2 जगह से क्वेश्चन आएंगे। पहला आता है कि सबसे पहले इन्होंने किसने बताया, न्यूटन ने। न्यूटन की पहली त्रुटि ये हुई कि यहाँ पे उन्होंने जो भी दाब है या आयतन है उसका कोई अनुपात का यहाँ गामा का वैल्यू नहीं रखा, जिस कारण से उनकी जो यहाँ मात्रक आ रहे हैं या जो भी नंबर्स आ रहे हैं वो नंबर बिल्कुल गलत है। लेकिन उसको सुधारा किन्होंने, लाप्लास ने। और लाप्लास कौन सा फॉर्मूला देते हैं, √P/D, जहां P क्या है, प्रत्यास्था, और D घनत्व। तो इस चीज से अब हम अलग अलग माध्यम में निकाल सकते हैं, किसके कहने पे, लाप्लास वाला पे या न्यूटन पे, लाप्लास वाले पे। लाप्लास वाले पे अब हम अलग अलग जो भी माध्यम है उसके लिए निकाल सकते हैं हम लोग
कि कहाँ क्या ध्वनि की स्पीड होती है। जैसे बात आ जाए कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ स्पीड कितनी होती है 260 मीटर पर सेकेंड। अभी वायु की बात कर रहे थे 332 मीटर पर सेकेंड। अगर बात करें अल्कोहल की, अल्कोहल में कितना होता है स्पीड 1213 मीटर पर सेकेंड। जल की बात करेंगे तो 1493 मीटर पर सेकेंड होता है। एल्युमिनियम की बात करेंगे 6420 होता है, 6420 मीटर पर सेकेंड। अच्छा एक चीज और, ये जो 0 डिग्री सेल्सियस पे कोई कोई किताब में देखेंगे आके बोलेंगे फिर सर ये किताब में 346 दिया था, ये आप ऊपर देखिएगा, या किताब वाले गलती से नहीं भी लिखते हैं तो वो 25 डिग्री सेल्सियस पे दिया रहता है, इसलिए किताब में 346 आपको मिलेंगे। सबके डाटा में फिर थोड़ा अंतर दिख जाएगा, जैसे किताब में इसका लगभग 6440 मिल जाएगा, इसका मतलब वो 25 डिग्री पे बताया जा रहा है। ये जो हम लोग लिखे हैं ये सब 0 डिग्री सेल्सियस पे है। तो अब ऐसा क्यों हो रहा है वो बाद में समझेंगे कि 25 पे क्या डाटा बदल जाएगा, और यही तो हमारा अगला टॉपिक भी है। क्या यही हर जगह स्पीड रहते हैं? एल्युमिनियम है तो क्या हमेशा यही रहेगा स्पीड, या एल्युमिनियम को गर्म करेंगे तो स्पीड कुछ और होगा, ठंडा करने से स्पीड कुछ और होगा, ये हम आगे देखेंगे। लेकिन ये अभी जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, अगला एक आप लोहा का भी लिख सकते हैं, कितना होता है 5040 मीटर पर सेकेंड। तो ये लाप्लास के अनुसार फिर हम लोग अलग अलग माध्यम में ध्वनि की चाल निकाले, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड में, वायु में, अल्कोहल में, जल में, एल्युमिनियम, लोहा, और आप देख रहे होंगे कि अलग अलग है। अगर हम बात करें यहाँ पे ये गैस है, ये बात करें तो लिक्विड है, और ये है सॉलिड। तो आप देख रहे हैं सॉलिड में सबसे ज्यादा स्पीड से जा रही है, और जो लिक्विड है उसमें उससे कम, और गैस में उससे भी कम। ये क्यों जा रही है? ये हो रही है प्रत्यास्था के कारण, और यही बताया किसने, न्यूटन ने भी और लाप्लास ने भी। पहले आप लोग इसको देख लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं प्रत्यास्था में कैसे। एल्युमिनियम में कितना है 6420, वायु में 332, ये सब कितने डिग्री सेल्सियस पे है 0 पे। तो बात आई अब प्रत्यास्था की। अब इस चीज को हम लोग डिफाइन करते हैं कि कैसे ये अलग अलग है। पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ध्वनि का वेग हो गया गामा पी बाय डी। इस गामा पी बाय डी में पहला पी से प्रत्यास्था है, यहाँ कहीं बुक में ई बाय डी भी मिलेगा, वो अलग अलग मॉड्यूलस आपको पढ़ाया गया, अलग अलग मॉड्यूलस की जगह अलग अलग नाम आते हैं, कहीं ई बाय डी, डी बाय डी आएगा, वो गैस का मॉड्यूलस, द्रव का मॉड्यूलस, उस कारण। प्रत्यास्था जैसे हम सॉलिड की बात करें तो ये सॉलिड है क्यों? पहली बात ठोस, क्योंकि इसके अणु नजदीक नजदीक हैं। अब इसके अणु नजदीक नजदीक बहुत मजबूती से बंधे हुए हैं, जिस कारण इसमें हम लोग ध्वनि तरंग उत्पन्न करते हैं या ध्वनि तरंग इसको प्रदान करते हैं, तो ये बहुत जल्दी से संचरण हो जाता है और एक दूसरे के पास फैल जाता है, क्योंकि इसके अणु बहुत नजदीक नजदीक है। और प्रत्यास्था की बात करें तो प्रत्यास्था ज्यादा है, इसकी रिजिडिटी सबसे ज्यादा है ठोस की। लेकिन जब द्रव की बात करते हैं तो इसके अणु थोड़े दूर दूर। अब इसके अणु अगर दूर दूर हैं तो फिर ध्वनि को संचरण होने में समय भी लगता है, इसलिए यहाँ बहुत ही कम स्पीड से, मतलब ठोस से कम स्पीड से किसमें जाता है? द्रव में। और अगर बात करें हम गैस की, तो गैस के अणु तो और दूर दूर होते हैं, जिस कारण इसमें स्पीड और ज्यादा कम होती है। तो सबसे पहली बात आई प्रत्यास्था की। प्रत्यास्था में हम लोग देखें ठोस की प्रत्यास्था ज्यादा होती है, फिर होता है द्रव का, उसके बाद गैस का। तो इसीलिए ध्वनि का वेग भी जो होता है इस प्रत्यास्था के कारण ही ज्यादा ठोस में होता है, और फिर उसके बाद द्रव में होता है, और फिर गैस में। और ये क्यों हुआ? प्रत्यास्थता के कारण होता है। घनत्व का क्या प्रभाव है? तो घनत्व बढ़ेगा तो उसका वेग कम हो जाता है, और घनत्व कम होगा तो वेग बढ़ जाएगा। ये सवाल यहाँ भी आ सकता है कि वेग, ये जो घनत्व है, ठोस का तो घनत्व वैसे फिर ज्यादा होगा, द्रव का उससे कम, तो उस कारण भी तो यहाँ आप कम कर सकते थे। लेकिन जब दोनों के, क्योंकि जब भी ये वेग निकालेंगे दोनों रिलेशन निकालेंगे, जब दोनों रिलेशन साथ निकालते हैं तो वहां जीत हमेशा प्रत्यास्था की होगी, और प्रत्यास्था पे ही निर्भर करेगा कि उसका वेग कितना होगा, जब ये दोनों में आपस में बात हो। हाँ, अगर अलग अलग बात करें, एक को कांस्टेंट ही रख दे, तब वो घनत्व पे भी बात होगा। और हम आगे देखेंगे कि घनत्व के कारण भी वेग कम और ज्यादा होता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही घनत्व के कारण कोई ऐसा चेंज, परिवर्तन देखने ही नहीं मिलेगा। लेकिन जब दोनों की बात होगी तो वो प्रत्यास्था पे ही मैक्सिमम निर्भर करता है कि ध्वनि का वेग कितना होगा।
तो सबसे ज्यादा ठोस में, जो कि आप देखे भी लोहा एल्युमिनियम में सबसे ज्यादा है, इनफैक्ट एल्युमिनियम में सबसे ज्यादा, उसके बाद द्रव में होता है और सबसे कम किसमें है, गैस में। क्योंकि माध्यम नहीं मिल पाती इसीलिए तो निर्वात में ध्वनि चलता भी नहीं है, निर्वात में ध्वनि गमन नहीं कर सकता है क्योंकि इसको कोई माध्यम नहीं है, निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करता है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि वहां इसको कोई माध्यम नहीं मिल रहा है, यही तो इसके कारण है। तो हम लोग सबसे पहले ध्वनि की चाल में क्या देखे कि सबसे पहले किसने बताया, न्यूटन ने, और न्यूटन ने एक त्रुटि की और यहीं आके उनकी त्रुटि मिलती है। वैसे तो पूरा फिजिक्स में न्यूटन में ज्यादा सुधार देखने मिलते नहीं, लेकिन उन्होंने सिर्फ √P/d का कॉन्सेप्ट दिया जो कि एक्यूरेट डाटा नहीं मिल रहा था। इस कारण से ध्वनि का वेग भी हमें वायु में कितना मिल गया था, 280, जो कि बिल्कुल गलत था। ये होना कितना था, 332 होना था। इस चीज को सुधारा कौन, लाप्लास, इसलिए इसको लाप्लास सुधार कहते हैं। और उन्होंने क्या किया, रूट अंडर फॉर्मूला दिया गामा P/d, जहां P प्रत्यास्था और D घनत्व है। और इस गामा को निकालने के लिए एक फॉर्मूला है Cp/Cv, मतलब स्थिर दाब पर क्या विशिष्ट उष्मा होता है। और अगर हम आयतन को स्थिर कर दे, कांस्टेंट कर दे, तो वहां अगर विशिष्ट उष्मा निकाले, उस दोनों जगह उष्मा का मान का अनुपात। तो इससे एक चीज और पता चला कि इस जगह में उष्मा क्या है, स्थिर है या उष्मा नियत है। ये वाला लाप्लास वाले में उष्मा नियत होता है। और जब न्यूटन निकाले थे तो उन्होंने ताप नियत रहने का कॉन्सेप्ट बताया था कि ताप क्या रहता है, नियत रहता है। तो ये भी एक स्टैटिक सवाल में आ सकते हैं कि लाप्लास वाले में क्या नियत रहता है या स्थिर रहता है, उष्मा। और इधर न्यूटन वाले में बात करें तो क्या नियत रहता है, ताप। मुझे लग रहा है इतना थोड़ा समझ आ गया होगा कि इस फॉर्मूला में 2 ही 3 बातें हैं जिसमें हमारे लिए गामा एक कॉन्सेप्ट है, तो ये उतना ज्यादा हमें निकालना पड़ता भी नहीं है, वो दिया ही रहेगा। तो ये तो पहले आप लोग उसमें देखे ही थे, ऑफलाइन क्लास का पहले न्यूज रहता, फिर भी भूल जाते हैं। चलिए बढ़े आगे। तो ये किस पे डिपेंड हो रहा था, प्रत्यास्था वाले पे। प्रत्यास्था के कारण ये ठोस में ज्यादा है, द्रव में उससे कम और गैस में उससे भी कम होते हैं। इसको सुधारा किन्होंने, लाप्लास। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये ध्वनि की चाल ही अभी चल रहे हैं। इस ध्वनि की चाल में आपने देखा ठोस में ज्यादा होते हैं, क्यों ज्यादा होते हैं शायद ये भी समझ आ गया होगा। उसके बाद द्रव में होता है और गैस में भी। ये डिपेंड करता है उसके प्रत्यास्था पे, इस चीज का ध्यान रखना। और इस चीज का फॉर्मूला कौन दिया है, लाप्लास। कौन दिए हैं, लाप्लास। अगला सवाल आता है यहाँ से, जो टॉपिक समझना है। पहले टॉपिक बांटना जरूरी है। आप लोग को लग रहा है क्या यहाँ ये कंटेंट वो कंटेंट बीच से कैसे गायब होते हैं जीके में, वो समझना बहुत जरूरी है। अगला आता है कि ये जो ध्वनि की चाल हम पढ़े, ध्वनि की चाल पर प्रभाव, किन किन चीजों का प्रभाव पड़ता है। यह चाल हमेशा नियत रहेगा, ध्वनि की चाल कभी बदलने वाला नहीं है, ये चीज हम देखना है। तो इसमें जो सबसे मेन आते हैं वो प्रभाव आता है तापमान का। सबसे पहला आप लिख देंगे कि तापमान का प्रभाव पड़ता है। और क्या प्रभाव पड़ता है ये देखेंगे। ये पहले टॉपिक समझ आया क्या है, ध्वनि की चाल। जैसे ध्वनि यहाँ से चल रही है, हम यहाँ से कुछ बोल रहे हैं, आप तक आवाज जा रही है, तो हो सकता है कि यहाँ से जो हम बोले और जो आप तक आवाज जा रही है उस बीच में उसकी स्पीड चेंज भी हो सकती है, कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है। जरूरी नहीं है कि हमेशा एक ही स्पीड में यहाँ से आप तक पहुंचेगी, लेकिन ऐसा कब होगा, उसके चाल पर किस कारण प्रभाव पड़ेंगे, वो जानने के लिए हम जा रहे हैं। तो पहला क्या है, तापमान। अगर तापमान बढ़ता है, तापमान बढ़ता है तो ध्वनि का वेग भी क्या होता है, बढ़ता है। अगर तापमान बढ़ा तो ध्वनि का वेग भी बढ़ा। इसका मतलब तापमान जो है क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं किसके, ध्वनि के वेग के। या ध्वनि का वेग समानुपाती होता है किसका, तापमान का। ध्वनि का वेग किसका समानुपाती हुआ, तापमान का। तापमान बढ़ेगा तो ध्वनि का वेग भी बढ़ेगा। इस चीज को अगर और आसान से तोड़ा जाए तो कैसे, ध्वनि का वेग तापमान के वर्गमूल के समानुपाती होता है, वर्गमूल के समानुपाती होता है, वर्गमूल के समानुपाती होता है। तापमान के वर्गमूल के मतलब ध्वनि का वेग भी, और ये किसके समानुपाती हो गया, तापमान के वर्गमूल के समानुपाती होता है।
तापमान पे क्या क्या प्रभाव पड़े, आप आसान से, इतना टेक्निकल कोई चीज नहीं है। तापमान बढ़ा, स्पीड बढ़ जाएगी ध्वनि की। अगर हम यहाँ बोल रहे हैं और मान लीजिए यहाँ कोई ऐसा शीशा जैसा केबिन लगा रहा था, यहाँ का तापमान कम, उधर का ज्यादा, तो यहाँ जिस स्पीड से जाता, फिर उसके बाद आपके पास वो थोड़ा तेजी स्पीड से जाता, क्या बनने के कारण, तापमान के कारण। दूसरा ये हो सकता है कि तापमान ध्वनि का वेग का क्या समानुपाती, उसी लाइन को लिखा गया है। ये तीन लिखने के क्या कारण है? आपको सवाल ऐसे भी आ सकते हैं कि ध्वनि का वेग समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। और पहला दे देगा तापमान, दूसरा दे देगा दबाव या दाब, तीसरा आ जाता है घनत्व। इस तरह से सवाल आएंगे। तो जब ऐसे सवाल आएंगे, इसमें तो आंसर ये भी, घनत्व का क्या होगा ये अभी हम लोग देखेंगे, उसके घनत्व बढ़ने घटने से क्या होता है, आंसर ये भी हो जाएगा। लेकिन पहला सीधा आ जाएगा, ध्वनि का वेग समानुपाती होता है। एक पूछ सकता है कि ध्वनि का वेग किसके, तापमान के किसके रिलेशन से समानुपाती होता है, वर्गमूल से, वर्ग से, घनमूल से। इस तरह से भी क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा जाएगा ध्वनि का वेग समानुपाती होता है और सारा ऑप्शन तापमान का ही आपको मिल जाएगा, तब कैसे कीजिएगा? जैसे तापमान का वर्ग, अगला मिल जाएगा तापमान का वर्गमूल, ये तो दोनों तो फिर अलग अलग बात हुआ ना, तो इसको समझना जरूरी है। तीसरा आ सकता है तापमान का घन या ताप का घन, ये हो सकता है। डी में हो सकता है क्या, ताप के बराबर। ऐसे कुछ सवाल ऑप्शन में आ जाएंगे। तो अब तो यहाँ सब जगह ताप 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 ही है, फिर हम लोग कैसे मारेंगे ध्वनि का वेग समानुपाती होता है ताप के? तो वहां अलग से करना पड़ेगा कि तापमान के वर्गमूल के समानुपाती होते हैं, तापमान के। इस चीज को यहाँ से आसानी से समझ सकते हैं कि तापमान के वर्गमूल के समानुपाती है कौन, वेग। तापमान बढ़ेगा तो वेग भी बढ़ेगा, तापमान घटेगा तो वेग घटेगा। लेकिन अगर रिलेशन से आए कि कैसा, तो अगर तापमान को आप 4 गुना कीजिए तो इसका रूट टूट के कितना आएगा, 2, तो ध्वनि का वेग कितना गुना होगा, 2 गुना। तापमान को कीजिए 9 गुना तो टूट के आना है 3, तो ध्वनि का वेग कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना। ये 16 गुना तो ये 4 गुना। ये समझ में आपको आ गया होगा। लेकिन यहाँ से कुछ सवाल भी बनते हैं, और सवाल कैसे बनते हैं, ये सीधा रिलेशन है कि उल्टा, और ये सीधा उल्टा आप लोग को पहले बताया गया है। समानुपाती है, इसका मतलब अगर 2 चीज दे दिया जाए, यहाँ पे एक ही बात कर रहे हैं ना कि ऐसा कुछ तापमान है, 20 डिग्री तापमान है, तो वहां ध्वनि का वेग बताए। कभी कभी 2 तापमान से रिलेशन पूछा जाएगा कि मान लीजिए 20 डिग्री के तापमान पे उसका स्पीड है 10 का, तो 40 डिग्री तापमान पे उसका वेग कितने का होगा। तो यहाँ 2 को आपको कैलकुलेट करने निकाल दिया ना, तो उसके लिए आप एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं, पहले का वेग और दूसरे का वेग किससे, उसके तापमान के संबंध में। और क्योंकि सीधा रिलेशन है तो ये आप लोग को फॉर्मूला निकालने सिखाए हैं, क्या हो जाएगा, T1/T2। V1/V2 मतलब पहला जो वेग है ध्वनि का, जो गति है वो, और ये दूसरा वेग, और ये पहला तापमान और दूसरा तापमान। अभी इसमें सवाल देखेंगे फिर आपको समझ आएगा कि क्या बात हो रही है। इन पहला क्या तापमान का आपको समझ आया कि ध्वनि का अगर तापमान अगर बढ़े तो ध्वनि का वेग क्या होगा, बढ़ेगा, और तापमान घटेगा तो ध्वनि का वेग घटेगा। लेकिन किस रिलेशन से घटेगा, उसके वर्गमूल के रिश्ते से। किस रिश्ते से घटेगा, वर्गमूल के रिश्ते से घटता है, क्योंकि वर्गमूल के समानुपाती होता है। और जब यहाँ नेक्स्ट आप देखेंगे तो इससे सीधा रिलेशन है, तो हम यहाँ से फॉर्मूला निकाल सकते हैं V1/V2 बराबर √T1/T2, क्योंकि यहाँ कैसे रिलेशन है, सीधा रिलेशन है। कुछ क्वेश्चन हम करके देखते हैं। जैसे अभी आपको बताए थे कि वायु का जो है कितना मीटर पर सेकेंड बताए थे, 332 मीटर पर सेकेंड। कितना डिग्री सेल्सियस पे था हम पहले बता दिए थे, वो सब हम जितना पीछे चार्ट लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल, पानी, लोहा, उस सब कितने पे है, 0 डिग्री पे। अब आपसे सवाल आए, फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं, तुरंत में भूल भी तो जाते हैं। V1/V2 बराबर √T1/T2, ये फॉर्मूला भी हम निकाले पहला कॉन्सेप्ट से। तो सवाल आए पहले सिंपल सा कि अगर 10 डिग्री सेल्सियस पर हमसे पूछा जाए वायु का क्या होगा, इसका वेग वायु में ध्वनि का, तो कैसे निकालेंगे। तो तापमान में एक बात ध्यान रखना आपको कि अगर तापमान बढ़ा, अभी तो बताया आपको, तापमान बढ़ेगा ध्वनि का वेग बढ़ेगा, तापमान घटेगा ध्वनि का वेग घटेगा। तो अगर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है तो ध्वनि का वेग कितना बढ़ जाएगा, 0.61 मीटर पर सेकेंड। अगर टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस गर्म होता है
तो उसका तापमान कितना, उसका वेग कितना बढ़ जाएगा 0.61। अगर 2 का टेम्परेचर बढ़ जाएगा 2 डिग्री का, तो फिर कितना 2 से उसमें गुना कर देंगे। तो इसी तरह आपसे अगर सवाल पूछे कि वायु का तो 0 पे 332 का स्पीड, इस हवा में मान लेते हैं ये 0 डिग्री सेल्सियस है, किस स्पीड से ध्वनि जा रही है, मेरी बात है 332 से, इसके टेम्परेचर को बढ़ा के करते हैं 10, तो ध्वनि का स्पीड वही रहेगा कि चेंज होगा, पहले इतना समझ आया, चेंज होगा। ये चेंज कैसा होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा, क्योंकि तापमान हम क्या बोले 0 से कितना हो गया 10, तो 10 पे कितना बढ़ेगा ये भी तो पूछा जा सकता है। तो ये तो कांस्टेंट पहले एकदम याद कर लेना है कि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने पे कितना बढ़ेगा, उसका स्पीड 0.61 मीटर पर सेकेंड, 0.61 मीटर पर सेकेंड। तो अब हमसे अगर पूछे 10 डिग्री सेल्सियस पे, कितना डिग्री सेल्सियस पे 10, तो पहले 10 से इसको गुना करके निकाल लेना है, कितना आया 6.1 मीटर पर सेकेंड आया। अगर आपसे पूछे और इसी में बोल दे वायु का आप बताओ टोटल, तो इसमें कुछ नहीं करना है, 332 जोड़ देना है, तो बताओ कितना आ गया 338.1 आ गया। इसी तरह किताब में 25 डिग्री पे दिया गया है, जो कि 346 लिखा है। आप लोग ऐसे स्टैटिक किताब उठा के ले आते हैं कि या एनसीईआरटी भी है तो एनसीईआरटी के ऊपर लिख दिया है 25 डिग्री। अब क्या किया, दूसरा किताब छापने के क्रम में ऊपर का 25 डिग्री पे ये बात हटा दिया, सिर्फ दूसरा किताब छाप दिया 346, और आप लोग वही देख के आते हैं। तो जो 0 डिग्री पे था ध्वनि हवा में कितने की स्पीड से जा रहा था 332, लेकिन जब वो आया 10 डिग्री पे कितने से जा रहा है 338। पूछा जाए आपसे 100 डिग्री पे कितने स्पीड से जाएगा 100 डिग्री, तो कैसे निकालेंगे, पहले 100 गुना 0 गुना 61, कितना आ गया 61 मीटर पर सेकेंड। इतना से बढ़ेगा, पहले से कितना था 332, 393 मीटर पर सेकेंड, ये कितने डिग्री पे 100। अच्छा बढ़ रहा है कि नहीं, तापमान जैसे जैसे बढ़ रहा है 10 डिग्री बढ़ा तो इसका स्पीड भी बढ़ गया, तापमान 100 पे आया तो उसका स्पीड भी बढ़ गया। ये प्रैक्टिकल भी काम करता है, ऐसे सिर्फ थ्योरी में नहीं है, इस बात को समझना है। क्या थोड़ा समझ आया। ऐसे अगर आपको निकालने के लिए दिए 10 डिग्री पे 25 डिग्री पे 100 डिग्री पे, निकाल लेंगे आप कि क्या हुआ है। तो पहला जो ये प्रभाव पड़ रहा था किस कारण पड़ रहा था, तापमान के कारण। अच्छा तापमान से भी उस वाले से तो सवाल आया ही, वहां से भी सवाल आते हैं, और रेलवे में तो अच्छे खासे आते हैं इस एग्जाम में। अच्छा आपको ये भी लग रहा था फिर इस एग्जाम के लिए क्या वनडे जो हम लोग बिहार दरोगा बिहार एसएससी देते हैं, इसी चीज को कॉन्सेप्ट बनाया जाता है जिसको आप रटने में लगे, रट के नहीं होता। बस दोनों में क्या पैटर्न अलग है, रेलवे स्पेशल सवाल देगा डाटा के साथ, कि मान लीजिए इसकी हम बात कर रहे हैं कि कोई भी ध्वनि का वेग जो है, ध्वनि का वेग 20 डिग्री सेल्सियस पर, कितना 20 डिग्री सेल्सियस है ना, इसको केल्विन ही कर दीजिए, कटाने में आसान रहेगा। 20 केल्विन पर कितना है 4 मीटर पर सेकेंड। तो 4 केल्विन पर वेग क्या होगा, अभी बात समझाना है आप लोग को कि कैसे सवाल आते हैं अलग, और आप लोग को लग रहा है बिहार एसएससी अलग, बिहार सीजीएल अलग, दरोगा अलग, वो नहीं हो रहे। समझिए पहले 20 पहला टेम्परेचर दिया है, टेम्परेचर 1 20 केल्विन, और दूसरा टेम्परेचर भी दिया है 4 केल्विन। पहले टेम्परेचर का वेग भी आपको दिया हुआ है, कितनी स्पीड से जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड, और V2 आपको निकालना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, V1 बाय V2 इज इक्वल टू रूट अंडर T1 बाय T2। जब ये आप निकालेंगे तो V1 पहले कितना दिया हुआ है 20, और T1 20 और T2 इधर V1 का मान रखना है, यहीं पे बैठाते हैं। V1 का मान कितना दिया 4, और V2 तो निकालना ही है, बराबर रूट अंडर T1 कितना दिया हुआ है 20, और T2 का वैल्यू 4। तो इसको यहाँ काट सकते हैं, या इधर भेज देंगे तो आसानी से स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर इधर भेजे तो 4 बाय क्या है V2 का क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा, फिर लेकिन इसको कटाना ही पड़ेगा, ये 5 हो गया, ये 16 बटे V स्क्वायर बटे 5। तो V स्क्वायर बराबर कितना हो गया 16 बटे 5 आ गया। इसको रूट में नहीं कटा, ऐसे ही छोड़ देना है, कितना आया इधर भेजेंगे तो 16 बटे 5 रूट में, मतलब 4 बटे रूट 5 आया, 4 बटे क्या आया रूट 5 आया। ये कौन सा आया V2 किस वेग से जाएगा 4 बटे रूट 5 से जाएगा। इस तरह रेलवे तो ये डाटाबेस सवाल दे दिया, लेकिन बिहार एसएससी से ऐसे कैसे बनेंगे, यहीं से वो ऐसा सवाल बनाएगा कि इसको अगर 2 गुना कर दिए, वेग को 2 गुना कर दिए तो टेम्परेचर कैसा होगा, वो भी निकालना पड़ता है डाटा पे ही।
पता नहीं कैसे लग रहा है क्या कि हमें बस स्टैटिक से काम हो जाएगा कि यहाँ 2 गुना वहां 4 गुना, उससे नहीं होते हैं। बिहार एसएससी सब या बिहार का एग्जाम और इसलिए स्पेशल हो जाता है, वहां भी यही निकालना है, लेकिन वो आपको दिखाएगा भी नहीं कि हम ये डाटा से पूछ रहे हैं। वो कहेगा मान लीजिए हम किसी में वेग को 2 गुना कर दिया, तो आपको करना पड़ेगा पहला वेग ये और दूसरा वेग 2 गुना। तो बताइए टेम्परेचर पहले अगर 8 था तो दूसरा टेम्परेचर क्या होगा। ऐसे सवाल आते हैं कि पहले मान लीजिए 8 डिग्री सेल्सियस पे या 8 केल्विन पर कोई वेग दुगना हो जाता है, तो किस तापमान पे वो दुगना होगा, ये पूछा जा सकता है। यही सब सवाल किसमें आते हैं, हमारे बिहार वाले में। जो लगता है फिर कैसा, इधर आएंगे तो इसका क्या स्क्वायर होगा, तो 1/4/8/T2, T2 इधर आया, T2 बराबर 32, मतलब कितने केल्विन पर, 32 केल्विन पर इसका वेग क्या हो जाएगा, दुगना। अब वहां सीधा सवाल आएगा, आपको लग रहा है कि ये ऐसे रट के हो सकता है 2 गुना करेंगे 4 गुना, निकालना वहां भी पड़ता है, इन सेट लगाने के बाद प्रैक्टिस करने के बाद समझ आ जाता है कि है यही। इसलिए कहा जाता है कि बेस बनाने के लिए थोड़ा रेलवे तरफ के साइंस को देखना ही पड़ता है। ये लगता है शायद आपको समझ आ गया होगा, इस पर और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसी को प्रैक्टिस करना, उसमें 4-5 क्वेश्चन से दिए हुए, तो आपको समझ आ गया होगा कि ये तापमान का क्या प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, तापमान बढ़ने से, ये तो बहुत अब सिंपल हो गया। इतना करने के बाद अगर ये भी ना बता पाए कि तापमान बढ़ने से उसका वेग क्या होता है, बढ़ता है, और तापमान घटने से उसका वेग घटता है, तो शायद ये समझ आ गया होगा। और यहाँ से ऐसे ही न्यूमेरिकल्स आते हैं, कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो बनाना है आप लोग को। अगला हम लोग इसमें देखेंगे दूसरा जो इस पे प्रभाव पड़ता है, वो प्रभाव किसका पड़ता है। पहला कौन सा था, तापमान। दूसरा प्रभाव है यहाँ पे इसके घनत्व का, आपको बताए थे घनत्व देखेंगे, या अनुभार का। दूसरा है कि अनुभार का ध्वनि के चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। जितने भी अणु हैं उनका अपना एक भार है, जैसे हाइड्रोजन का कितना है, उनका 2, ऑक्सीजन का 16, तो उस अनुभार का क्या प्रभाव पड़ता है। तो अनुभार का अगर हम बात देखें, तो अगर किसी भी पदार्थ का अनुभार बढ़ता है तो ध्वनि का वेग क्या होगा, वहां घटता है। और ये कैसे घटता है, ध्वनि का वेग उसके अनुभार के भी वर्गमूल के लेकिन व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये उल्टा होता है। अनुभार बढ़ेगा तो ध्वनि का वेग घटेगा, और अनुभार घटेगा तो ध्वनि का वेग बढ़ेगा। इसी अनुभार को हम एम से दिखाते हैं, मॉलिक्यूल्स, ऐसे v√m, ये क्या हुआ, व्युत्क्रमानुपाती है। अगर उसका अनुभार बढ़ रहा है तो ध्वनि का वेग क्या होगा, घटेगा, और ये घट रहा है तो ये बढ़ेगा। ये दोनों उल्टा रिलेशन क्या आप यहां से निकाल सकते हैं। पहला अगर वेग बात करें v1/v2, उल्टा रिलेशन मतलब क्या होता है, अगर यहाँ 1 है तो उसके सीधा में m2 आएगा, और यहाँ 2 है तो इसके सीधा में m1 आएगा। अगर ये कब निकालते हैं, जब दो का हमें रिलेशन निकालना है। पहला कन्वर्ट, मान लीजिए 2 गैस दे दिया कि हाइड्रोजन में स्पीड 100 का है, ऑक्सीजन में बताओ, तो यहाँ 2 की बात हो गई ना, 2 चीज की अनुभार निकालनी होगी, पहले ऑक्सीजन हाइड्रोजन, तो वेग भी 2 का, ये वहां है। अगर एक ही बात हो रही है कि हाइड्रोजन का अनुभार इतना है, वेग बताइए, तो वहां फिर यहाँ सीधा निकालेंगे। तो यहां से आपको ऐसे सवाल आ जाएंगे, मान लीजिए हाइड्रोजन में बस एक लाइन लिखा रहेगा कि हाइड्रोजन में स्पीड 1260 मीटर पर सेकेंड, तो बताइए ऑक्सीजन में क्या। सीधा सवाल, हाइड्रोजन में जो स्पीड है साउंड का वो है 1260 मीटर पर सेकेंड, तो बताइए ऑक्सीजन में क्या होगा। ये अनुभार वाला कॉन्सेप्ट है कि टेम्परेचर पे चले जाएंगे, यहाँ टेम्परेचर